ये लोगों ने देखा થઈ था। ગયું સ્ટાર્ટ खोलना कि नहीं? થઈ ગયું ओके। ફોન આપી દે રાજેશભાઈ જોડે વાત કરું થઈ ગયું इतिहास संकलन समिति की ओर से जो वेबिनार चल रहा है, व्याख्यान श्रेणी में आज मैं गुजरात में 1857 का स्वातंत्र्य समर, इस विषय पर कुछ बातें करना चाहूँगा। इसलिए भी करना चाहूँगा कि इतिहास अपने आप में एक जीवंत प्रेरणा होता है। रेनेना नाम के बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र का एक आत्मा होता है और आत्मा के साथ साथ उसका जो यात्रा उसकी, वही उसको जीवंत स्वरूप देती है। भगिनी निवेदिता का एक बहुत बड़ा वाक्य है, विधान है। उन्होंने कहा था कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज ऐसे ही अकेले वर्तमान के पिंजरे में बंद नहीं रह सकता। अतीत की पगडंडी पर से निकलकर वर्तमान के राजमार्ग पर पहुंचकर उनको भविष्य के पथ पर पहुंचना है। तो ये कंटिन्यूटी है, एक सातत्य है। इसी सातत्य के आधार पर हम इतिहास का मूल्यांकन कर पाएंगे। इतिहास केवल फुटनोट, संदर्भ और केवल शुष्क चर्चा का विषय नहीं है। वो समाज जीवन का आईना है और उसी आईना उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा देता है। अब गुजरात में 1857, ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात बहुत लोगों को लगती होगी। वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ संपूर्ण इतिहास लिखा नहीं गया। या तो लिखा गया तो 1857 के जो सेनापति थे, ब्रिटिश सेनापति, और जिन्होंने पश्चिमी नज़र से भारत को देखा, उन लोगों का इतिहास उपलब्ध है और उन्हीं के आधार पर हमारे देश के बहुत से इतिहासकारों ने भी यही किया। परिणाम ये आया कि हमें अधूरा इतिहास मिला और अधूरे इतिहास के साथ साथ हमने अपनी आत्मविस्मृति को जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और इसी कारण लोगों को पता नहीं है गुजरात में भी 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम हुआ था। किसी को ये भी पता नहीं है कि 10,000 लोग गुजरात में 1857 में उनकी आहुति दी थी। लोगों को ये भी पता नहीं है कि गुजरात के 100 गांव, लिख लीजिए, अंडरलाइन में करता हूँ, 100 गांव वो ब्रिटिश सैन्य ने जला दिए थे। वहाँ से बस्ती भाग निकली थी, कोई मरा भी था। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रचार किया जाता है कि 1857 का तो विप्लव, वो विप्लव नहीं था, फितूर था। उर्दू शब्द है, ब्रिटिशरों ने फितूर शब्द का प्रयोजन किया है, रिवोल्ट नहीं, म्यूटिनी कहा है। और सिपाहियों में असंतोष था, इसलिए ये हुआ, इस प्रकार का वर्णन किया गया। वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये भी नहीं थी कि ये केवल राजा रजवाड़ा और बाकी सब बड़े जमींदारों का ही करिश्मा था, उनके असंतोष के कारण ये विप्लव हुआ था, ये भी नहीं था। ये विप्लव सामान्य आदमी का भी विप्लव था। गुजरात के उदाहरण लें तो गुजरात में बारिया, कोली, भील, नायका, ठाकर, पटेल, वाघेर, संधी, पठान, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इतने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया
और इसी समुदाय के आधार पर ये सशस्त्र विप्लव केवल 1857 में नहीं, 1820 से शुरू हो गया था। द्वारका और ओखा के जो वाघेर समुदाय था, उसने 1820 से जो संग्राम शुरू किया और 1857 के बाद उत्तर भारत में जब ये विप्लव विफल हुआ, तब भी गुजरात में ये दीर्घ अवधि में चला। तो ये विप्लव को फितूर समझाया न जाए। और इसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो 200 से ज़्यादा जगह गुजरात के उस पर ये विप्लव हुआ। लोग निकले, हथियार लेकर निकले और उन विप्लवियों ने जो काम किया, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। 167 वर्ष के पूर्व इसी जून महीने में, मई से शुरू हुआ था, लेकिन इस जून में भी जो अग्नि ज्वालाएं निकली, उनका एक दृश्य इस प्रकार है। 167 वर्ष के पूर्व जून महीने में अहमदाबाद के लश्करी कैंटोनमेंट में कुछ सिपाहियों को कतारबद्ध खड़ा किया जाता है। उनके सामने तोपें दागी जाती है, फांसी का फंदा भी है और बंदूकें भी है। क्या गुनाह था इन सिपाहियों का? इन सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। 7वीं मराठा रेजिमेंट वो अहमदाबाद में थी और अहमदाबाद से ये निकली थी। अहमदाबाद के निकट एक राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ भी विप्लव हुआ था, ग्रामजनों ने किया था और इन बगावती लोगों को पकड़कर बाद में घोघा नाम के गांव तक ले जाया गया। अब क्यों घोघा ले जाया गया, इतिहास में इन विगत इसकी कहानी नहीं है, लेकिन घोघा में बहुत बारिश हुई उस दिन। इरादा ऐसा था कि घोघा में उनको फांसी दी जाए, तोप के गोलों से उड़ाया जाए। ये नहीं हुआ, तो फिर वापस ले गए आए और फिर वापस लेकर 14 सितंबर 1857 को अहमदाबाद के कैंटोनमेंट क्षेत्र में उन सभी को तोपों के गोलों से उड़ा दिया गया। बाकी जो बचे उनको फांसी दी गई। इससे भी बाकी बचे तो उनको मारकर कत्लेआम की गई। ये सभी छोटे बड़े लोग थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया था। इनका इरादा था कि पूरे देश में ब्रिटिश सल्तनत निकल जाए, फिरंगियों को निकालो। ये जिस प्रकार 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो इस प्रकार का नारा था, 1857 में फिरंगियों को देश से निकाल दिया जाए, ये नारा था। उस नारे के साथ साथ जो नेतृत्व था, नाना साहेब पेशवा थे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, कुंवर सिंह थे, बहादुर शाह जफर थे, अवध की बेगमें थी, तात्या टोपे और रंगो बापू जी जैसे चुनिंदे विद्वान होते हुए भी योद्धा थे। इन लोगों ने तय किया कि गुजरात में भी बहुत बड़े हिस्से में बहुत बड़े व्यापक ढंग से विप्लव हो जाए। इस विप्लव के लिए उन लोगों ने सोचा भी था कि अहमदाबाद से बड़ौदा और उससे पहले दक्षिण गुजरात, बाद में पंचमहाल और सौराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विप्लव की एक चिंगारी प्रकट की जाए। कौन थे ये लोग? गुजरात के इतिहास के पन्नों पर ये नाम नहीं है, लेकिन जो थे वो बड़े साहसिक थे। सूरजमल ठाकुर थे, शेर सिंह था, गरबड़दास मुखी था, सैयद मोहम्मद अली था, दयाशंकर मामलतदार था, मुस्तफ़ा खान था, नाथाजी ठाकुर था, कानदास ठाकुर, सूरजमल, गोविंदराव गायकवाड़, बापू साहेब, निहालचंद जवेरी, रामकृष्ण टोपे, राव साहब पेशवा, गोपाल अंताजी,
ये लोग कौन थे? इतिहास में ये नाम स्मृति शेष हो गए हैं। ये कोई बड़े जमींदार नहीं थे, सामान्य आदमी थे, और फिर भी और ब्राह्मण थे, संधी थे, मुस्लिम थे, पटेल थे, बनिए थे। इन लोगों के नाम हमारे पाठ्य पुस्तकों में कहीं नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई की, और इनमें से कुछ लोगों को पग में दंडा बेड़ी के साथ अंडमान निकोबार की काल कोठरी में जन्मठीप की सजा सुना दी गई, और ये कभी वापस नहीं आए। कौन थे वो? एक गोपाल कृष्ण थे, दूसरा शंभू दौलत था, कोई कड़ी का था, कोई बड़ौदा का था, कोई द्वारका था, कोई अहमदाबाद का था। एक मुरलीधर बापू जी थे। उनके जो जजमेंट जो आया, फैसला आया, उसमें आशंका है कि ये मुरलीधर बापू जी नाना साहेब पेशवा के एक बहुत निकटवर्ती आदमी थे। एक ताजी भगवान, इनको भी काले पानी की सजा दी गई। प्राण शंकर हरिनारायण ब्राह्मण था। एक नारायण स्वामी व्यास था। यदि आप अहमदाबाद में एक विट्ठल राय मंदिर के में जाइए तो वहाँ उनकी तस्वीर है। ये उनका पुजारी था, और उन्होंने तय किया था, संकल्पबद्ध हुए थे कि हम यहाँ से निकालेंगे। ऐसे कुल 8 और फिर एक, कुल मिला के 9, ये 9 लोगों को अंडमान की काल कोठरी में ले जाया गया। उनका जब यहाँ कोर्ट में मुकदमा चला, तो जैसे मंगल पांडे का मुकदमा चला था, उसी प्रकार वो गुजराती जानता था। इंग्लिश में मुकदमा चला, इंग्लिश में न्याय चुकादा आया, इंग्लिश में निर्णय दिया गया, और कहा गया कि इनको फांसी के बजाय अंडमान की काल कोठरी में भेज दिए जाएंगे। वे गए, वापस नहीं आए। ऐसे 30 विप्लवियों का एक मुकदमा बड़ौदा में 1865 की 29 मार्च को उसका फैसला हुआ था, और ये सभी के सभी किसी न किसी प्रकार उनको सजा दी गई। पता नहीं इन लोगों का नाम अंडमान की काल कोठरी में भी क्यों नहीं है। एक गड़बड़दास का धीरे धीरे अब प्रयत्न हुआ तो नाम मिल रहा है। उनके हिस्ट्री में, कलकत्ता से जो प्रकाशित हिस्ट्री हुआ उसमें नाम है। लेकिन गुजरात को यदि गौरव प्राप्त करना है तो ऐसे 9 काल कोठरी के विप्लवी शहीदों को अंडमान की जो स्मृति स्तंभ है, क्रांति स्तंभ है, उसमें उनका नाम स्थापित किया जाना चाहिए, अंकित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार 1905 से मांडवी कच्छ के पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा हमारे जो क्रांति गुरु थे, उनकी जो पूरा जीवन जिनका क्रांति में बीता, वो विस्मृत हो गए थे। लेकिन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया, और वहाँ से जिनेवा से उनके अस्थि लाए गए। 1930 में उनका अवसान हुआ था, और वो तब उन्होंने वसीहत में लिखा था कि मेरे अस्थि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो तब भारत में वतन की मिट्टी पर ले जाया जाए। 1947 में नहीं ये हुआ, वो के बाद हुआ, और नरेंद्र मोदी अपने खभे पर वो अस्थि को लेकर आए। मांडवी कच्छ में उनका एक बड़ा स्मारक बना, क्रांति तीर्थ नाम का स्मारक है। वहाँ भी 1857 के स्वातंत्र्य सैनिकों की भी कहानी है। तो जिस प्रकार श्याम जी, इसी प्रकार गड़बड़दास मुखी से लेकर सभी लोगों का अंडमान में भी क्रांति तीर्थ में उनका नाम शामिल होना चाहिए। दूसरी एक घटना भी मुझे कहनी है। दूर सुदूर पश्चिम में द्वारका ओखा नाम के गांव है, और द्वारका में वाघेर कम्युनिटी है। कोई हिंदू है, थोड़े मुस्लिम भी है। उनको माणिक कहा जाता है। उनके जो मुखिया थे, जोधा माणिक थे, मुड़ू माणिक थे, वो मानते थे कि जो द्वारिकाधीश है उनकी रखवाली हमें करनी है, हम उनकी सुरक्षा करेंगे।
और उन्हीं दिनों में ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल डोनावन के मुखियागिरी में वो आए, समुद्र किनारे से उन्होंने तोप के गोले दागे और पूरे द्वारिकाधीश और बेट द्वारका को भस्मीभूत करने का प्रयास हुआ। केवल इतना ही नहीं, जिस प्रकार मुस्लिम आक्रमकों ने धन दौलत सब लूटा था, लूटपाट की थी, उसी प्रकार बेट द्वारका में ब्रिटिशरों ने भी लूटपाट की थी। लेकिन उसके साथ एक और भी अध्याय जुड़ा हुआ है। जनरल डोनावन समुद्र किनारे से तोप के गोले दागने में शामिल हुआ। उनको लगा कि ये पूरा भस्मीभूत हो जाएगा द्वारकाधीश, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो द्वारकाधीश की वाघेर महिलाओं थी, द्वारका की वाघेरानी कहते हैं। उन वाघेरानियों ने मिलकर तय किया कि हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? तो अपने गद्दे गादले ये सब जो सामान था सोने का रहने का, उनको उन्होंने पानी में डुबोया और पानी में डुबोकर ये गद्दे लेकर वो द्वारकाधीश की दीवार पर खड़ी रह गई और जैसे ही गोले आ गए तोप के ब्रिटिशरों के, उनको उसने उसमें ठंडा कर दिया। कौन थी एक वाघेरानी? कितनी बड़ी होगी? स्त्री सशक्तिकरण की बात हम आज भले ही करें, लेकिन वो उसका पर्चा, उसका पराक्रम 1857 में हुआ था और उसी प्रकार उन्होंने ये एक बहादुरी पूर्वक का काम किया था। 1865 तक बाघेरों ने लड़ाई की, जिसे मुलू माणेक और जोधा माणेक नाम दिया गया है। अंग्रेजों ने तो उनको डकैत कहा, उन्होंने कहा कि ये तो डाकू थे और ऐसा ही इतिहास भी रचा गया। कुछ रजवाड़ों ने भी उसमें शामिल हुआ। वास्तविकता ये थी कि ये डकैत नहीं थे। अपने लिए जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की और ब्रिटिशरों के सामने की लड़ाई की। आज भी द्वारिका में छोटे छोटे बच्चे जोधा माणेक और मुलू माणेक से परिचित है। आज भी वहाँ लोकगीत मुलू माणेक के नाम से रचे जाते हैं, गाए जाते हैं। जब जोधा माणेक और मुलू माणेक का अवसान हुआ ब्रिटिश सैनिकों के सामने, जब उसके बाद 1 महीने तक द्वारका में हड़ताल रही थी। महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर रात को मरसिए गाए थे, रास लिए थे। ना छड़ियाँ हथियार लाला बेली जो हम अभी तक सुनते हैं, वो युद्ध गीत नहीं है, वो मरसिया है। और 1 महीने तक वहाँ के गुगली ब्राह्मणों ने, जो द्वारकाधीश के पुजारी थे, उन्होंने मिष्टान नहीं खाया था। ये लोगों के बीच के नेता थे सब। और इसी कारण मुलू माणेक और उनके 5 लोग, उनके 5 साथी, पोरबंदर के नज़दीक वछोड़ा नाम का एक गांव है, उस वछोड़ा गांव में छिपकर निकले थे। वो बहादुर थे, लेकिन ब्रिटिश सेना इसके पीछे थी। तो वहाँ जब वो दलितवास में ठहरे तो किसी को पता लग गया कि ये लोग यहाँ हैं। तो पोरबंदर के महाराजा की जो गिश्त थी, वो और सैनिक सब आ गए। बड़ी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मुलू माणेक की शहादत हुई। आज भी वछोड़ा गांव के दलितवास में वो 5 छोटे छोटे पत्थर के रूप में उनकी समाधि है। उनको भी क्रांति तीर्थ का ही स्वरूप दिया जाना चाहिए। ऐसे लोग थे। अब लोग कहते हैं कि बनिए लोग। मैं नाम इसीलिए छोटे छोटे नामों का लेता हूँ। वैसे तो पूरा इतिहास पूरे गाँव का इतिहास है, पूरे क्षेत्र का इतिहास है, पूरे कार्य और कारण के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रतीकात्मक नाम है सब। अब देखिए, मगनलाल नाम का एक आदमी था, वणिक था, व्यापारी था। अब उनको तो क्या, व्यापारी था, अपने सुख दुख अपने घर में और अपनी दुकान तक पहुँच रखता तो हो सकता था, लेकिन वो निकला और उमेठा और भावनगर भादरवा, ये छोटे छोटे गांव है यहाँ गुजरात के, वहाँ वो गया। वहाँ से बिलों को इकट्ठा किया, बिलों को हथियार दिए, घोड़े दिए, पगार भी दिया कि चलो हमें लड़ाई करनी है। तो कड़ी तालुके में, कड़ी तहसील में
ये सब हुआ। छोटा सा एक प्रतापपुरा गांव है, वहाँ सब इकट्ठा हुए और निकल कर वहाँ से सोचा कि यहाँ से चौक तालाब से आगे बड़ौदा जो 5 किलोमीटर दूर है वहाँ तक हम जाएंगे, लड़ाई करेंगे। बड़ौदा में कुछ लोग हमारे हैं, निहाल चंद जवेरी और बापूराव गायकवाड़ और बाकी सब, और अहमदाबाद, बड़ौदा से अहमदाबाद तक की पूरी पट्टी हम स्वाधीन कर देंगे। जैसे अहमदाबाद से, बड़ौदा से अहमदाबाद की पूरी पट्टी आज़ाद हो जाएगी, सौराष्ट्र में, कच्छ में, दक्षिण गुजरात में सभी जगह ये विप्लव फैल जाएगा और गुजरात से ब्रिटिश सैनिक की वापसी हो जाएगी, ब्रिटिश शासक को भी वापस हो जाएगी। इसका कारण था पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार की रणनीति बनी 1857 की, दुर्भाग्य से विप्लव जरा जल्दी हो गया। जो तारीख तय हुई थी ऐसे ही रास बिहारी बोस की गद्दर मूवमेंट ने जब ऐसा विप्लव का निश्चय किया था तब भी यही हुआ था। तो हमारे कुछ दुर्भाग्य भी हैं इतिहास के। तो ये जल्दी हो गया। मंगल पांडे ने जल्दी से शहादत वोहरी ली। बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि मंगल पांडे से इतने डरे थे ब्रिटिश लोग कि तब से पूरे हिंदुस्तान में जितने हिंदू सिपाही थे सबको वो पांडे नाम कहते थे। मंगल मंगल है, वो आ जाएगा, विप्लवी है, मारो, ये काटो, तो सबके नाम मंगल पांडे हो गया था। तो यहाँ गुजरात में भी ऐसे मंगल पांडे बहुत थे, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे लोग भी थे। कोई मुखी था, कोई ब्राह्मण था, कोई कर्मकांडी था, कोई पुलिस था, कोई कर्मचारी था, कोई साधु था। तो इन लोगों को एक इस स्ट्रेटेजी, इस रणनीति के कारण तय हुआ कि तात्या टोपे जो हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का श्रेष्ठ छापामार नेता माना जाता था। नर्मदा किनारे में, नर्मदा की चारों, पांचों, छठों, चारों तरफ जब ब्रिटिश सैनिक खड़े थे उनको पकड़ने के लिए, वो था नर्मदा नदी में था। लेकिन किस प्रकार वो भाग निकला अपने सैनिकों के साथ, वो ब्रिटिश सेनानियों को भी लिखना पड़ा कि इतना बड़ा छापामार नेता हमने दुनिया में कभी नहीं दिया, हमने तो बहुत सी लड़ाई की है। ये तात्या टोपे 1857 के उत्तरार्ध में सोच रहा था कि गुजरात में कुछ हो सकता है। देखिए, गुजरात कायम के लिए हिंदुस्तान के लोगों की नज़र में रहा है। क्रांति होगी, परिवर्तन होगा, नया परिवर्तन होगा, ये सब गुजरात में ही हो सकता है, ऐसा पूरा भरोसा देश के लोगों को भी था। तो तात्या टोपे ने तय किया कि हम गुजरात में जाएंगे। वो छोटा उदयपुर से लेकर वो आया भी सही, राजपीपला, छोटा उदयपुर, बाकी सब जगह वो आने के बाद वो मही काठा और पंचमहाल तक पहुंचने की उनकी पूरी योजना थी। उनका विचार ये था कि यदि एक बार बड़ौदा पहुंचा जाए। अब उन दिनों बड़ौदा के महाराजा के बारे में ब्रिटिशरों को विश्वास नहीं था। उनको लग रहा था कि ये नेपथ्य में कुछ विप्लवियों को मदद कर रहे हैं। उनके गायकवाड़ परिवार के एक बापूराव गायकवाड़ तो विप्लवी था ही, लेकिन इसीलिए ब्रिटिशरों ने तय किया कि तात्या टोपे को बड़ौदा तक पहुंचना न दिया जाए। ये हुआ। तो उसी तात्या टोपे को साथ में लेकर मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में जो लड़ाई की गई, इसके अध्याय बहुत रोमांचक अध्याय। उसमें एक मगनलाल भूखंडदास था, बनिया था, जो जिसका बात हमने बाद में कहा। समऊ नाम के एक छोटे से गांव की स्कूल में आज भी उनकी समाधि है। छोटा सा एक पत्थर डाल दिया है, लिख दिया गया है ये पंक्ति, वास्तव में और कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ वो शहीद हुआ था। उसके साथ साथ और भी थे। गरबरदास मुखी, ये दूसरा एक बड़ा नाम था। आणंद का मुखी था वो, और आणंद में विप्लव, अंग्रेज़ों को उन्होंने त्राहिमाम मचा दिया गया था। अपनी शादी हो रही थी तब उन्होंने शादी के बाद तुरंत ये विप्लवियों की सेना का नेतृत्व किया था। उनके साथ मूर्जी जोशी नाम का ब्राह्मण था, कृष्णराम दवे नाम के था एक ब्राह्मण थे, बापूजी नाम का एक पटेल था,
मूढ़जी जोशी नाम के और एक ब्राह्मण था। ये सभी लोगों ने मिलकर आणंद में, जो लोटिया शेरी है नाम की, आज भी है, लोटिया शेरी में ब्रिटिश छावनी थी। ब्रिटिशर सब, उनको लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, इन लोगों को, ये नेटिव लोग, निग्रो लोग, ये क्या कर पाएंगे। तो रात को छावनी में महफिल जमी थी, खाना और पीना ये ब्रिटिशरों की प्रकृति होती है। तो वो कर रहे थे, सब बीबी बच्चे सब थे। तब ये गरबरदास मुखी और उनके साथियों ने वहाँ आक्रमण किया, और आक्रमण करके उस छावनी में जाके वो भगदौड़ मच गई। भाग निकले सब, ब्रिटिश लोग भी बड़े बहादुर कहे जाते थे, वो भाग निकले। लेकिन भागने के साथ साथ उनके जो घोड़े थे उनको भी याद रख दिया जाए, ये ब्रिटिशरों के कि गुजरात की प्रजा कैसी है। तो घोड़ों की पूँछ काट ली सभी की, ये विप्लवियों ने। तो बिना पूँछ के घोड़े अंग्रेज़ों को मिले, और इसी प्रकार की उन्होंने ये काम किया था। लेकिन बाद में ज़रा ज़्यादा जो बड़ी कुमक में बड़े वो आ गए ब्रिटिश लोग। मुंबई के पॉलिटिकल एजेंट का आदेश था कि किसी का मुकदमा चलाया ना जाए, किसी को जेल में भेज दिया ना जाए, सीधा सामने उनको गोली मारकर मार दिया जाए। दाहोद में कितने दिनों तक दाहोद के लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी का झंडा फहराया था। बड़ी मुश्किल से ब्रिटिशरों ने उनका काम वहाँ हुआ। पंचमहाल में ये था, बाकी सब जगह था। और इतने अत्याचार हुए हैं कि इन अत्याचारों को की कहानी भी लोमहर्षक है, दुखदाई है। आप अहमदाबाद से बड़ौदा जाएं तो बीच में सारसा नाम का एक गांव आता है। उस सारसा के पास महिसागर नाम की नदी बहती है। उस महिसागर के किनारे 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 आप यदि आगे जाते हैं तो वहाँ दूर दराज एक मैदान में एक छोटा सा वड है, वट वृक्ष। अब तो वो भी नहीं रहा। उस वट वृक्ष को लोग आज भी फांसिया वड नाम के से पहचानते हैं। क्यों फांसिया वड भाई? इसलिए कि ब्रिटिशरों ने वहाँ फांसिया, ये इस वट वृक्ष की डालियों पर 250 ग्राम जनों को 1857 में फांसी दी थी। गुनाह ये था कि ये एक ग्राम जन तात्या टोपे को मदद करने वाले थे। ये उनकी कहानी थी। अब ये कहानी का अंत नहीं है। मैंने फिर एक बार कहा कि गुजरात में 100 जैसे गांव, मैंने उनमें से, आप भी जाइए, ईडर के पास चांडूप नाम का गांव है। वो चांडूप गांव के जो नायक थे सब, ये इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए पूरे गांव को जला दिया। ब्रिटिश लोग उनके पास गए नहीं ऐसे, और छोटी छोटी आबादी सब, ये इन लोगों को आप किस प्रकार कहें कि उनका कोई स्वार्थ था। कोई बारिया थे, कोड़ी थे, भील थे, नायका थे, ठाकर थे, पटेल थे, संधी थे, पठान थे, क्षत्रिय तो थे ही, ब्राह्मण भी थे। ऐसे लोगों की ये रक्त रंजित कहानी सुदूर दीर्घकाल तक चली। 1857 और गुजरात का ये संबंध है, और ये संबंध एकदम छोटा सा नहीं है, बहुत उनका अध्याय बड़ा है। अब एक और भी प्रकरण इनके साथ अध्याय जुड़ा हुआ है, इसकी बात हमें कहनी चाहिए। भावनगर जाते हुए सीहोर नाम का एक गांव है, और सीहोर में एक नदी है, उसके पास ब्रह्मकुंड है। अब दस्तावेजी प्रमाण ऐसे हैं कि 1857 के विप्लवी नायक नाना साहेब पेशवा का अंतिम वास सीहोर में हुआ था।
क्यों हुआ था, कहाँ बिठूर और कहाँ सीहोर। लेकिन उसका कारण ये था कि उसमें उनका नाना साहब जब काशी में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तो जब वो पढ़ाई करते थे तब उनके साथ सीहोर के पास एक वड़ावड़ नाम का एक गांव है। उस वड़ावड़ गांव के कल्याण जी विश्वनाथ मेहता भी पढ़ने गए थे। दोनों मित्र हो गए और दोनों मित्रों ने साथ में, विश्वनाथ ने अपने कल्याण जी को भेजा था, वो आ गया, वो दोस्ती उनकी कायम की बन गई। और इन मेहता बंधुओं ने नाना साहब को गुजरात में प्रवेश करवाया। 1863 से वो रहे और दयानंद महाराज नाम था उनका, और अंतिम उनकी सांस भी सीहोर में वहीं पर हुई। अब ये उनके दस्तावेजी प्रमाण है। इतिहासकार दत्ता वामन पोतदार, भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, उस समिति के अध्यक्ष थे ये इतिहासकार। उनको कहा गया कि भाई आप जाइए सीहोर में या बाकी सब जगह, नाना साहब कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या हुआ, पूरी पूछताछ करिए, प्रमाण लीजिए। तो दत्ता वामन पोतदार और उनकी कमेटी सीहोर में आई थी। और नाना साहब बड़े अजीब योद्धा थे। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने, मुंबई के पॉलिटिकल एजेंट ने 1865 के बाद ऐसा लिखा है कि भाई रोज़ ये पुलिस आती है, एक नाना साहब को पकड़कर मेरे पास लाती है। और ऐसे 100 जैसे नाना साहब हमने देखे, कोई नाना साहब नहीं था। अब मैं थक गया हूँ और अब मैं विनंती करता हूँ सही नाना साहब को कि वो आ जाए मेरे सामने, मैं उनको अपना राज दे दूँगा। इतने नाना साहब के पीछे दंत कथाएँ, कहते हैं नेपाल में मरे, लेकिन नेपाल में मरे उनके बाद ये सीहोर में रहे थे। नेपाल में मरने की बात जब तक चली तो नाना साहब पेशवा यहाँ रहे। उसके साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा हुआ है, उसे भी हमें आज मेरे ये वक्तव्य के अंत में मुझे कह देना है। 1892 में नाना साहेब पेशवा जब एक स्वामी दयानंद के रूप में थे, तब गुजरात में एक स्वामी आए थे। रामकृष्ण मिशन से लेकर, रामकृष्ण देव के शिष्य थे, वो आए, उनका नाम स्वामी विवेकानंद था। 1892 में स्वामी विवेकानंद का जो गुजरात के साथ अध्याय हुआ है, अद्भुत है। लिंबड़ी रहे, भावनगर गए, पोरबंदर गए, जूनागढ़ रहे, सोमनाथ गए, कच्छ में गए, द्वारिका तक पहुँचे, नडियाद में रहे थे, बड़ौदा में गए थे। ये रोचक अध्याय, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को स्वामी बनाने में और इसी स्वामी विवेकानंद को शिकागो की धर्म परिषद में भेजने में गुजरात का प्रदान रहा है। मैंने इस विषय पर एक डॉक्यू नोवेल लिखी है, उपन्यास लिखा है, उत्तिष्ठित गुजरात। जिनको उनमें दिलचस्पी है वो उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे बात ये कहनी है कि भावनगर के महाराजा ने, जब महाराजा को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अब मुझे निकलना है, जाना है, अब गुजरात भ्रमण में और भी बाकी है सब, तो ये तो ठीक हुआ, भावनगर से वो निकले। लेकिन महाराजा ने, अब ये कहते हैं लोकोक्ति, ये दंत कथा है, लेकिन सही बात के वजूद कुछ भी है उसमें। महाराजा ने कहा कि आप सीहोर जाइए। वैसे महाराजा राजभक्त थे, उनको ने ब्रिटिशरों के साथ भी उनका अच्छा संबंध था। फिर भी उन्होंने कहा कि आप एक बार सीहोर जाके फिर आगे बढ़िए। नाना साहब सीहोर गए, वहाँ ये योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद सीहोर गए। सीहोर में योद्धा स्वामी
नाना साहब, स्वामी दयानंद वीरेंद्र ऐसे नाम से बैठे थे, उनको वो मिले। ये दो योद्धा स्वामी का मिलन कैसा हुआ होगा, इतिहास के खंडहरों में हमने उस घटना को खो दी है, लेकिन वास्तविकता ये है थी कि उन दिनों में जो जिस प्रकार की एक ऐतिहासिक घटनाएं बनती थी, उसको हमें पुनः एक बार इतिहास कथन के द्वारा, और केवल इतिहास कथन नहीं, इतिहास लेखन के द्वारा भी उसको हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। गुजरात के क्रांति तीर्थ नाम का एक मेरा और मेरी स्वर्गस्थ पत्नी आरती का ग्रंथ है। 101 स्थान है गुजरात में जिसमें विप्लव की अलग अलग प्रकार की 1857 से 1947 तक की कहानियाँ पढ़ी। आदरणीय नरेंद्र भाई ने और मोरारी बापू ने उनका विमोचन अहमदाबाद में किया था इस ग्रंथ का। तो ऐसी घटनाओं का केवल एक ग्रंथ से वो पर्याप्त नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि गुजरात सरकार, मैं चाहता हूँ कि इतिहास संकलन समिति, मैं चाहता हूँ कि इतिहास की अलग अलग संस्थाएं सब मिलकर गुजरात में 1857 इसके प्रमाणभूत दस्तावेजों के साथ एक बड़ा ग्रंथ बनाया जाए। ये होना चाहिए। मुंबई सरकार ने ब्रिटिश सरकार के दौरान स्वातंत्र संग्राम के ऐसे ग्रंथ किए थे। गुजरात को भी ये करना चाहिए और बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अब ये अवशेष नष्ट हो जाते रहे। नवसारी में, दुधिया शेरी में तात्या टोपे रहे थे, इसके भी प्रमाण हैं। रंगोजी बापूजी गुजरात में ठहरे थे, ये भी प्रमाण है। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। उस प्रमाण के साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो इसी एक जीवंत इतिहास का निर्माण होगा, पुनः लेखन होगा। आपको मैंने कहा था कि जैसे द्वारिका में महिला वाघेरानियों ने जिस प्रकार का बलिदान दिया, ठीक उसी प्रकार आणंद की जो लालबा पटलानी, वो गरबड़दास मुखी की पत्नी थी, युवा थी, कई सपने आँखों में थे। उनको तो बाद में पता किया गया कि तुम्हारे पति को अंडमान की काल कोठरी में भेज दिया गया है। ये युवा महिला पत्नी, वो उनको लगा कि मुझे मेरे पति को छोड़ाना चाहिए, लेकिन किस प्रकार करें? ऐसे विप्लवी को छोड़ा भी कैसे जाए? कौन करेगा? तो किसी ने कहा कि मुंबई में पॉलिटिकल एजेंट है, उसके हाथ में सत्ता है ही। कल्पना करिए कि जिस तब वाहन व्यवहार नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, और उस ऐसे हालात में ये लालबा आणंद से कितने दिनों के प्रवास के बाद मुंबई पहुंचती है। वहाँ पता लगाती है कि पॉलिटिकल एजेंट का बंगला कहाँ है, मकान कहाँ है। वहाँ जाती है, सिक्योरिटी वाले रोकते हैं, वो बाहर बैठती है। उनको भूख तरस से भी वो बैठी रहती है। 6-7 दिन हो गए। एक दिन वो पॉलिटिकल एजेंट बाहर निकला तो उसने देखा कि कोई महिला बैठी है। कौन है ये, क्या है इसका? उसको सब कुछ पर याद करनी है। तो वो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के पास आई, अपनी गुजराती में वो बोली। बाद में वो सिक्योरिटी वाला था, वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता होगा, तो उसने उसको कहा, और लालबा ने कहा कि मेरे पति की गुनाह क्या है, क्यों उसको आपने जेल में डाल दी? स्वतंत्रता की लड़ाई थी, लड़ाई की थी उन्होंने। एक पटेल महिला, गुजरात की, मध्य गुजरात की पटेल महिला, उसकी आवाज़ सुनकर वो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भी चौंक गया। वो कर नहीं पाता था कुछ भी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके पति को अंडमान से वापस लाऊंगा, आप तक भेज दूंगा। बेचारी महिला और तो क्या करती है, वो वापस आई। गरबड़दास कभी वापस नहीं आए। ऐसी कहानियों के साथ गुजरात का 1857 का जंग शामिल है।
अभी तो और भी कहानियाँ हैं, अभी तो और भी दस्तावेज है, अभी तो और भी तथ्य है। और इसी कारण 1857 से प्रेरणा लेकर यहाँ पाल चितरिया और मानगढ़ में वनवासियों ने विद्रोह किया था। उसी के आधार पर आगे वडनगर में भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के साथी भगवती चरण वोरा जो थे, वहाँ के प्रपितामह थे, उन्होंने वहाँ जाके लाहौर में जाकर लड़ाई की थी। इसी 1857 से प्रेरणा लेकर छगन खैराज वर्मा नाम का पोरबंदर का एक लड़ायक आदमी फ्रांस में पहुंचा था, कनाडा पहुंचा था, और कनाडा में उन्होंने गद्दर नाम का एक अखबार चलाया था, और फिर एक बार विप्लव करने की कोशिश की तो सिंगापुर में उसे फांसी दी गई थी। ये तो मैंने कुछ ही उदाहरण दिए, लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियों के साथ हमें देखना होगा कि हमारा इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। इतिहास समिति ने इस संकल्प से ये व्याख्यानमाला शुरू की, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा ये, और मुझे आप तक पहुंचने का आपने जो कहा, प्रयत्न किया, आपने मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। यहाँ भी मेरे सामने हसमुख ठाकर ने एक नाम लिखा है, दुर्गा बाबी, ये भी हमारी रणचंडी थी, नागर ब्राह्मण थी, और ज़िंदगी के अंतिम दिन स्वाधीनता के बाद भी गुजारे थे, बहुत मुश्किल से गुजारे थे। वो भगवती चरण वोरा की पत्नी थी, भगत सिंह के सब साथी थे, और भगवती चरण वोरा, इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो भगवती चरण वोरा का था, भगत सिंह ने उसको अब प्रचलित किया। ऐसे थिंक टैंक भी हमने पैदा किए थे। धन्यवाद।